डियर स्टूडेंट, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके जो फाइनल टर्म एग्ज़ाम है बिल्कुल स्टार्ट हो चुके हैं। कुछ ही दिन रह गए हैं या एक दो दिन रह गए होंगे। अब मुझे नहीं पता कि वीडियो आप कब देख रहे हैं। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो बिल्कुल आपका एक वीक रह गया है। तो फाइनल टर्म एग्जामिनेशन की तैयारी के हवाले से बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी कि एक वीडियो में पूरा सिलेबस रिव्यू किया जाए। सबसे पहले एक बात तो बताता चलूँ मैं आपको कि मेरा जो चैनल है उसके ऊपर क्लास 8 का फुल सिलेबस अपलोड है। आप वहाँ से सर्च कर सकते हैं। बड़ा ही आसान तरीका है। कोई भी एक्सरसाइज कोई भी टॉपिक लिखें, क्लास 8 बाय लर्निंग जोन एक्सरसाइज 7.1 क्लास 8 बाय लर्निंग जोन टाइप करेंगे तो उस वीडियो को बआसानी आप सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज़ मेरे चैनल के ऊपर क्लास 8 की मैथ की प्लेलिस्ट में पूरे का पूरा जो सिलेबस है पीटीबी का वो अपलोडेड है। अदरवाइज़ अब अगर आप बिल्कुल एग्जाम से पहले देखना चाह रहे हैं, अपने जो टॉपिक है कॉन्सेप्ट हैं उनको फ्रेश करना चाह रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बेहतरीन है। जो लाइक बच्चे हैं उनके लिए बहुत एक आइडियल वीडियो है जिसमें जल्दी से वो अपना कॉन्सेप्ट रिव्यू कर सकते हैं। मेन चीज़ें मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिकली जो ज़रूरी है इंपॉर्टेंट है वो बताऊँगा। जो दरमियाने स्टूडेंट हैं जो 60-70% मार्क्स लेने वाले हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी वीडियो है। वो इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं तो अपने 10 से 15% मार्क्स आप बढ़ा लें। अगर आप 50 लेते हैं तो उम्मीद है इस वीडियो देखने के बाद आप 60, 65, 70 पे चले जाएंगे। और ख़ास तौर पे जो वीक स्टूडेंट हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। जो जिन्होंने 30 मार्क्स लेके या 40 बिल्कुल पूरे लेके पास होते हैं वो इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, क्योंकि फुल सिलेबस अब वो नहीं समझ सकते, उनके पास इतना टाइम नहीं है। तो इस वीडियो में मोटा मोटा मैं सारे कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूँगा। अगर वो सारे कॉन्सेप्ट आप समझ लेते हैं तो आपके एमसीक्यूज़ हो जाएंगे, 50% एमसीक्यूज़ में आ जाएंगे। बाकी 2-4 सवाल मुझे पता इधर उधर से पकड़ तकड़ के कुछ पुराना याद करके या कुछ वीडियो देख के आप कर लेंगे तो आपके आराम से 40% मार्क्स आ सकते हैं। तो तीनों तरह के स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिस ना कीजिएगा। साथ साथ वीडियो अपने दोस्तों, अपनी फैमिली, अपने रिलेटिव में ज़रूर शेयर करें जिनके एग्जाम शुरू होने जा रहे हैं। ना सिर्फ क्लास 8 के बल्कि क्लास 6 से लेकर क्लास 10 की मैथ की वीडियोज़ मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है और बाकी सब्जेक्ट की मौजूद है, साइंस की, सोशल की, कंप्यूटर की। चैनल पर अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, नए आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ बेल का नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लेते हैं। उसका फ़ायदा ये होगा कि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको साथ अच्छा, इस सबसे पहले हम जो है यूनिट 7 से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा जो इजी कंपैरेटिवली यूनिट है उसको सबसे पहले टच करते हैं। तो फाइनल टर्म एग्जामिनेशन 2021-22 जो ईयर है क्लास 8 मैथ कंप्लीट सिलेबस रिवीजन, यानी कंप्लीट सिलेबस की रिवीजन है। सबसे पहले यूनिट 7 को देखते हैं। यूनिट 7 आप सामने जो बुक्स वो ओपन कर लें, बुक्स आपके सामने होनी चाहिए। यूनिट 7 आपके पास है फंडामेंटल ऑफ ज्योमेट्री, ज्योमेट्री के जो बेसिक्स हैं उसको टच करेंगे। इसमें एक दो कॉन्सेप्ट हैं बेसिकली, डिटेल से देखा जाए तो दो कॉन्सेप्ट आपने बस समझने हैं तो आपका पूरा यूनिट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले पैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस इनका कॉन्सेप्ट है। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? ये दो बेसिकली पैरेलल लाइंस हैं, इनको पैरेलल लाइंस कहते हैं। ऐसी लाइन जो किसी भी जगह पे जाके आपस में इंटरसेक्ट ना करें, टच ना करें, वो पैरेलल लाइंस कहलाती हैं। ठीक है, वो ये पैरेलल लाइंस है। इनमें से अगर एक लाइन गुजरे ऐसे, इनमें से अगर एक लाइन गुजरे तो उसको ट्रांसवर्सल कहते हैं, उसको ट्रांसवर्सल कहते हैं। ये लाइन ऐसे भी गुजर सकती है, ये लाइन ऐसे भी गुजर सकती है, ऐसे भी गुजर सकती है, इसका कोई मसला नहीं। एक लाइन जो है इन दो पैरेलल लाइंस को अगर आपस में कट करे वो ट्रांसवर्सल कहलाती है। अब इसकी शक्ल में 8 एंगल बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इन 8 एंगल्स के बारे में 7.1 में हम पढ़ेंगे। ये 8 एंगल समझ लेते हैं इनका आपस में क्या रिलेशन है तो आपकी 7.1 क्लियर हो जाएगी। इसकी डिटेल वीडियो ऑलरेडी मौजूद है लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ आपको। सबसे पहले आपके पास जो इसका कॉन्सेप्ट है वो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। इसमें जो एंगल है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सबसे पहले पढ़ेंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं? एंगल 1 आपको ऊपर नज़र आ रहा है इस साइड पे, इस साइड पे। इधर एंगल आपको 5 ऊपर नज़र आ रहा है इस साइड पे। एंगल 1 और एंगल 5 जो है आपस में कॉरस्पॉन्डिंग है, तो ये आपस में बराबर भी होंगे। एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 3 और एंगल 7, इधर एंगल 2 इधर है ऊपर, इधर एंगल 6 जो है वो आपस में कॉरस्पॉन्डिंग होंगे।
सारे मैं नहीं लिखूंगा, कुछ लिख देता हूँ। एंगल 4 और एंगल 8 भी आपस में कॉरस्पॉन्डिंग होंगे। बस आपने याद रखना इस तरफ पे ऊपर ये है, इधर ऊपर ये है, इधर 4 नीचे ये है और इधर 8 नीचे इस तरफ ये है, तो ये आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर होते हैं, यानी ये अगर एंगल 130 का है तो ये भी 30 का होगा, ये 150 का है तो ये भी 150 का होगा। नंबर 2 पे देखते हैं। नंबर 2 में वो कह रहा है हमें कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये आपने क्लास 7 में पढ़े हैं, दोबारा पढ़ लेते हैं। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन से होते हैं? एंगल 1 और एंगल 4 वर्टिकली ऑपोजिट, बेसिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। एंगल 1 के वर्टिकली ऑपोजिट दूसरी साइड पे एंगल 4 है, एंगल 1 के एंगल 4 है, एंगल 2 के एंगल 3 है, ये आपस में बराबर होते हैं। यानी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट है। इस तरह एंगल 5 एंगल 8 के वर्टिकली ऑपोजिट है, एंगल 6 एंगल 7 के वर्टिकली ऑपोजिट है, तो ये भी आपस में बराबर होंगे। वर्टिकली ऑपोजिट भी हो गया। नंबर 3 पे देखते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर बेसिकली आप जानते हैं वर्ड इंटीरियर यानी अंदर वाले एंगल, ये वाले एंगल, ये पैरेलल लाइंस के अंदर आ रहे हैं, इन एंगल्स की बात हो रही है। तो अल्टरनेट इंटीरियर क्या होगी? इंटीरियर ये तो हो गया अंदर वाले 3 4 5 6, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सॉरी इंटीरियर एंगल है। तो अल्टरनेट क्या होगा? 3 की अल्टरनेट 6 होगा, दूसरी साइड पे अल्टरनेट यानी 6 होगा, एंगल 4 की अल्टरनेट एंगल 5 होगा। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी आपस में बराबर होते हैं, जो एंगल 3 होगा वही एंगल 6 होगा और जो एंगल 4 होगा वही एंगल 5 होगा। एक मैं लिख देता हूँ, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। नंबर 4 पे इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं? ये जो अंदर वाले हैं, ये इन सबको इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। इनकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि बराबर होते हैं, क्या होते हैं, पर बस ये है कि जो 3 4 5 6 इनको हम इंटीरियर एंगल कहते हैं। ये चीज़ें अगर आप समझ लेते हैं, ठीक है, ये 4 एंगल आप समझ लेते हैं, तो आपकी 7.1 जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। इसमें कोई और चीज़ नहीं है, ये बेसिक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जब आपको समझ आ जाता है तो आपकी 7.1 जो कंप्लीट हो जाएगी। एक आधा सवाल में 7.1 का आपको 7.1 का अगर एक क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल से क्वेश्चन है, कोई एक क्वेश्चन हम जो है वो कर लेते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 4 अगर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 वो है, ये 2 पैरेलल लाइंस हैं, इसमें से एक ट्रांसवर्सल गुजर रही है, पैरेलल लाइन इस डायरेक्शन में दे दी है। तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8, ये एंगल दिए हुए हैं। इनमें से एक एंगल दिया हुआ है मेजर एंगल 1 इज इक्वल टू 105 और फाइंड मेजर एंगल 4, मेजर एंगल 4 फाइंड करना है, मेजर एंगल 5 फाइंड करना है और मेजर एंगल 8 एंड आल्सो इंडिकेट विच प्रॉपर्टीज यूज, कौन सी प्रॉपर्टी आपने यूज़ की है। तो एक बात याद रखें, इन 8 एंगल में अगर एक एंगल मौजूद है, बाकी 7 एंगल आप आसानी निकाल लेंगे। यानी एक एंगल अगर आपको आता है, बाकी आसानी से निकल आएंगे। एंगल 1, ये वाला एंगल 105 डिग्री का है, ये वाला। तो एंगल 4 निकालना है, ये उसके वर्टिकली अपोजिट है, ये उसके वर्टिकली अपोजिट है, तो ये भी 104 होगा, 105 ही होगा, ठीक है। आगे लिख दें क्योंकि प्रॉपर्टी बतानी है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ठीक है। अब एंगल 5 बताना है, ये 4 है, ये 4 है और ये 5 है, ये आपस में क्या है, जोर से बताएं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये 105 है, ये भी 105 होगा, इसको भी लिख सकते हैं 105 जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब एंगल 8 फाइंड करना है, ये एंगल 105 है, ये भी एंगल 105 होगा, क्यों, ये उसके वर्टिकली ऑपोजिट है, तो ये भी उसके वर्टिकली ऑपोजिट है, तो ये भी 105 आएगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट, ये ऑपोजिट मैंने लिखा है ऑपोजिट एंगल्स, ठीक होगा। ये इस तरह सिंपल से क्वेश्चन है, बाकी भी इस तरह क्वेश्चन है, ये आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। जो भी प्रॉपर्टी यूज़ होगी उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके आप आसानी इन क्वेश्चन को सॉल्व कर। अब आगे अगर 7.2 की तरफ चलते हैं, 7.2 और 7.3
इस पे एक कॉन्सेप्ट यूज़ होगा पैरेललोग्राम का। ये अगर आप समझ लेते हैं, ये 5 पॉइंट समझ लेते हैं, 7.2 और 7.3 भी आपकी समझ लें, क्लियर हो जाएगी। 7.1 में एक कॉन्सेप्ट था पैरेलल लाइंस का, 7.2 और 7.3 में एक कॉन्सेप्ट है पैरेललोग्राम का, वो समझ लें, आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं डायग्राम बनाता हूँ पैरेललोग्राम की। ये आपके पास एक पैरेललोग्राम है, ये इसका नाम ABCD रख लें। इस पैरेललोग्राम की 5 प्रॉपर्टीज आपकी बुक में दी हुई हैं, ये आप समझ लें आपकी 7.2 7.3 क्लियर। पहली प्रॉपर्टी साथ साथ मैं पढ़ता हूँ, ए पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटरल विद बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल। बेसिकली क्वाड्रिलेटरल उस शेप को कहते हैं जिसकी 4 साइड्स हों। तो पैरेललोग्राम की 4 साइड हैं, ये क्वाड्रिलेटरल भी है। ये क्वाड्रिलेटरल की एक टाइप है पैरेललोग्राम जिसकी अपोजिट साइड जो है वो आपस में पैरेलल होती हैं। ये इसके पैरेलल है, ठीक है, ये इसके पैरेलल है, एक लाइन के मुराद है, ये वाली इसके डबल से मुराद है, ये दोनों आपस में पैरेलल है। पैरेलल आप जानते हैं, उम्मीद आपको समझ आ गई होगी जो 7.1 हमने की है। नंबर 2 पे देखते हैं, इन अ पैरेललोग्राम द पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर कनग्रेंट। नंबर 2 पे कह रहा है जो पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड है वो कनग्रेंट भी हैं। कनग्रेंट से मुराद होता है बराबर होना, कनग्रेंट से मुराद है कि वो बराबर है, ये वाली इसके बराबर है, ये वाली इसके बराबर है, ये 4 है, ये भी 4 सेंटीमीटर होगी, ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगी, आपस में बराबर होगी। नंबर 3 पे देखते हैं, इन ए पैरेललोग्राम द पेयर ऑफ 2 पेयर ऑफ अपोजिट एंगल आर कनग्रेंट। अब इसमें एंगल की बात हो रही है, ये वाला एंगल अपोजिट जो एंगल है इस एंगल के बराबर होगा, ये 70 है तो ये भी 70 डिग्री होगा, ये 110 डिग्री है तो ये भी 110 डिग्री होगा। तो पेयर ऑफ जो अपोजिट एंगल है वो भी बराबर होंगे। नंबर 4 पे देखते हैं, इन ए पैरेललोग्राम द सम ऑफ 2 कंसेक्टिव इंटीरियर एंगल और सप्लीमेंट्री। ये ज़रा गौर से प्रॉपर्टी समझने वाली है कि कोई से भी 2 अंदर वाले एंगल, कोई से भी 2 ट्राइंगल पैरेललोग्राम के अंदर वाले एंगल जो कंसेक्टिव हो, कंसेक्टिव से मुराद है ये वाले 2 कर लें, 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 कोई भी एक एंगल और उसके साथ वाला एंगल, इस एंगल के साथ वाला ये है, ये और ये नहीं, ये साथ वाले नहीं है, ठीक है। साथ वाला एंगल, कोई से भी 2 एंगल साथ वाला एंगल मिला के जमा करेंगे यानी दोनों एंगल को जवाब 180 आएगा। ये 70 है, ये 110 होगा, 180 होगा, ये 110 है, ये 70 होगा, 180 होगा, ये 70 है, 110 है, तो मिला के ये भी 180 डिग्री एंगल बन जाएगा। तो सप्लीमेंट्री की भी समझ आ गई होगी। 3 और 4 प्रॉपर्टीज आपकी क्लियर हो गई हैं। 5वीं प्रॉपर्टी क्या है? 5वीं प्रॉपर्टी में कह रहा था इन अ पैरेललोग्राम द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ये डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये डायगोनल होते हैं। ये एक डायगोनल लगाया आपने, एक आपने ये डायगोनल लगाया, ये डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। ये इसके ये 5 प्रॉपर्टीज़ है डायगोनल समेत। तो इन 5 प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए आप जो है वो 7.2 को सॉल्व करेंगे। 7.2 में इससे पहले ये कुछ रेगुलर हेक्सागोन, रेगुलर ऑक्टागोन, रेगुलर पेंटागोन, ठीक है, इनके बारे में एमसीक्यूज़ में पूछा जाएगा। इनको मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ये आप एमसीक्यूज़ में लाजमी याद कर लीजिएगा। पॉलीगोन क्या होती है इनके बारे में एमसीक्यू एक आधा लाजमी आएगा। ये जो लाइक बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो इसको देखें, इसमें से एक आधा एमसीक्यू ज़रूर आएगा। 7.2 में ये आपके पास एक सिंपल सी 4-5 पार्ट हैं। इन 4-5 पार्ट में जो अननोन वैल्यूज़ हैं वो फाइंड करनी है, ठीक है। अननोन वैल्यूज़ में देखिए, ये 70 है तो ये भी 70 होगा, ये 70 होगा। एक सवाल मैं करवा देता हूँ, ये जैसी भी पैरेललोग्राम बनी है इससे गुजारा करें आप। 70 डिग्री ये फाइंड करना है और ये फाइंड करना है। ये 70 है तो ये ऑटोमेटिकली 70 होगा। एंगल y इज इक्वल टू 70 डिग्री। क्यों? ये 70 होना चाहिए। अब ये दोनों एंगल मिला के 180 के बराबर होने चाहिए साथ वाले, या ये दोनों मिला के 180 के बराबर होने चाहिए। इनको कर लेते हैं, x प्लस 70 इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 माइनस 70, x इज इक्वल टू 110। तो ये 110 होगा। इस तरह आपने ये वाले एंगल जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ है उनका इस्तेमाल करके ये वाले एंगल आपने फाइंड करने हैं। 7.2 उम्मीद है आपकी। इसके बाद अगर 7.3 को देखते हैं, 7.3 को अगर देखें तो उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है सर्कल के बारे में। इसका 7.3 एक्सरसाइज में कोई काम नहीं है, लेकिन इसके एमसीक्यूज़ लाजमी पूछे जाते हैं। सर्कल क्या होता है? डायमीटर, रेडियस, आर्क, कॉर्ड किसको कहते हैं, सीकेंड, सेक्टर, सेगमेंट, टेंजेंट, कॉनसाइक्लिक, ये सारे कॉन्सेप्ट जो खास तौर पे लाइक स्टूडेंट है वो देख रहे हैं, अगर वो 75 में से 75 लेना चाह रहे हैं तो वो वाले बच्चे जो हैं
इसको ज़रूर करें। इसमें से 2-4 MCQs लाजमी पूछे जाएंगे। खासतौर पे अपने अपने नाम ज़रूर नीचे कमेंट्स में मेंशन करें। मैं देखूँ कौन कौन से लाइक स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहे हैं और कौन से जो वीक स्टूडेंट है वो भी इस चीज़ को लाजमी तैयार करेंगे, ताकि उसमें से उनका जो MCQs है वो भी क्लियर हो जाए। इसमें से MCQs पेज 132 जो न्यू बुक है उसके मुताबिक इसका पेज है। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, ये याद कर लें। ये डायग्राम में भी उन्होंने साथ समझाए हुए हैं। जो डेफिनेशन में ना समझ आए डायग्राम में आपको समझ आ जाएगा। 7.3 को देखते हैं। 7.3 में भी पैरेललोग्राम के टॉपिक को रिपीट किया गया है। पैरेललोग्राम में ये शुरू के 3 पार्ट दिए हुए हैं आपको। इस 3 पार्ट में भी अननोन एंगल्स फाइंड करने हैं। अननोन एंगल में ये देखें, ये 110 डिग्री है तो ये एंगल वाई भी 110 डिग्री होगा। ये 40 है तो एक्स एंगल फाइंड करना है। एक मैं कर देता हूँ आपको। ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। ये एक डायग्राम लगा हुआ है। ये एंगल जी है, ये एंगल 110 डिग्री है, ये 40 है और ये एक्स है और ये वाई है। अच्छा जी, ये 110 है तो ये तो ऑटोमेटिकली 110 होगा। एंगल वाई जो है वो 110 डिग्री, ये 110 है, ये 40 है। यहाँ पे अपना 2 एंगल कर दिए हैं तो इन एंगल को मिला के 180 बनता है। तो आप लिखें एंगल x प्लस 40 प्लस 110 इज इक्वल टू 180। ये हो जाएगा एंगल x इज इक्वल टू 150 इज इक्वल टू 180। तो एंगल x इज इक्वल टू 180 माइनस 150, एंगल x इज इक्वल टू ये आएगा 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री आएगा, ये वाला एंगल। ये 30 डिग्री है तो ये भी आपके पास 30 डिग्री होगा। इस तरह आपने इनके अननोन एंगल्स जो हैं वो फाइंड करने हैं। इस तरह नीचे 4 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है। ये लाजमी एक पेपर में आता है। इसका कोई भी एक कर लेते हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो कौन सा करें, दूसरा करता है। इन पैरेललोग्राम वन एंगल इज 28 ग्रेटर देन द अदर। पैरेललोग्राम के अंदर एक एंगल दूसरे एंगल से 28 ग्रेटर है तो बाकी सारे एंगल फाइंड करें। बाकी पैरेललोग्राम के सारे एंगल फाइंड करने। एक एंगल 28 से, एक एंगल 28 है दूसरे से ग्रेटर है, यानी लेट द फर्स्ट एंगल, हमें पहला एंगल फाइंड करना है। लेट फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू एक्स। एक अगर एंगल एक्स है तो दूसरा एंगल उनका एक एंगल दूसरे एंगल से 28 ज़्यादा है। अगर एक एंगल एक्स है तो दूसरा कितना होगा, सेकंड एंगल कितना होगा, एक्स प्लस 28। एक अगर x है दूसरा x प्लस 28 होगा। ये x है तो ये x प्लस 28 है। इन दोनों को जमा करें 180 के बराबर होना चाहिए। x प्लस 28 इज इक्वल टू 180। ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 28 इज इक्वल टू 180। 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 28। 2x इज इक्वल टू, ये माइनस कर लेते हैं, 180 माइनस 28। 10 में से 8 गए 2, 7 में से 2 गए 5, 1, यह आएगा 152। 2 इधर डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यह आएगा 76। एक्स क्या आ गया 76। एक एंगल ये वाला जो एंगल अगर एक्स रखा था तो ये हमारे पास आ जाएगा 76। ये 76 है तो ये कितना होना चाहिए, 76 प्लस 28। 8 और 6 14, 4 7 और 9 1 10। तो ये दूसरा एंगल 104 होगा, ये 104 होगा, ये 76 होगा। तो एक पैरेललोग्राम इधर मैं एक बनाता हूँ। ये अगर 28 है, ये सॉरी ये 76 है तो ये 104 है, ये 104 है, ये भी 104 होगा, ये 76 होगा। ये सारे एंगल जो आप फाइंड कर सकते हैं अगर पैरेललोग्राम का एक एंगल आपने फाइंड कर लिया। तो इस तरह मैंने 7 यूनिट जो है 7.1 2 3 आपकी जो मेन सारे कॉन्सेप्ट इसके क्लियर कर दिए हैं। तो बाकी डिटेल वीडियो मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है। उम्मीद है ये वाला टॉपिक आपका अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा अगर टॉपिक देखते हैं वो है यूनिट नंबर 9, एरिया एंड वॉल्यूम। यहाँ पे एरिया एंड वॉल्यूम्स को देखेंगे तो सबसे जो मेन टॉपिक यहाँ पे एक्सरसाइज 9.1 में अगर देखते हैं वो है पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम या मैं यहाँ पे लिखता हूँ पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम, पैथागोरस एक बंदे का नाम था, उसने एक थ्योरम दिया था जिसको हम पैथागोरस थ्योरम कहते हैं। ये पैथागोरस थ्योरम बेसिकली ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए, ट्राइंगल भी कौन सी, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल का अगर आप एरिया फाइंड करना चाह रहे हैं तो वो पैथागोरस थ्योरम से कैसे फाइंड करेंगे। ये राइट एंगल ट्राइंगल होती है, ये
एक राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में आप जानते हैं कि एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है। ये वाला एंगल अगर 90 डिग्री का है, एक एंगल कम से कम 90 डिग्री का होगा, दो एंगल 90 डिग्री की हो ही नहीं सकते, तीन भी नहीं हो सकते। एक ट्राइंगल के अंदर टोटल जो एंगल है 180 डिग्री होता है तीनों एंगल। तो एक एंगल 90 डिग्री का होगा, बाकी 90 से कम होंगे। तो ये 90 डिग्री का एंगल है एक। तो इसमें ये बेसिकली हमारी बेस है, ये बेस है, ठीक है। ये 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली जो साइड होगी, अपोजिट साइड, ये वाली, ये हमारा हाइपोटेनियस कहलाएगा। हाइपोटेनियस, इसके स्पेलिंग चेक कर लेते हैं। हाइपो TENUSE, हाइपोटेनियस। ये वाली जो साइड है उसको हाइट कहते हैं या एल्टीट्यूड कहते हैं, परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं, एल्टीट्यूड, ठीक है। ये एल्टीट्यूड है, ये बेस है हाइपोटेनियस। ये आगे पीछे हो जाए खैर है, लेकिन अगर आपका हाइपोटेनियस आगे पीछे आपने कर दिया तो सवाल गलत हो जाएगा। राइट एंगल ट्राइंगल के सामने वाली जो साइड है वो हाइपोटेनियस कहलाती है। इसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं। इसको नाम दे दें आप C का, इसको नाम दे दें A का, इसको नाम दे दें B का। तो ये AB, तो ये फार्मूला बनेगा A² प्लस B² इज इक्वल टू C², यानी बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो इनमें से अगर हम कोई भी एक साइड फाइंड करना चाह रहे हैं, तीनों में से कोई भी एक साइड फाइंड करना चाह रहे हैं, तो इस फार्मूले से बआसानी सॉल्व कर सकते हैं। ये पाइथागोरस थ्योरम का कॉन्सेप्ट है। ये आपको समझ आएगा तो 9.1 समझ आएगी, अदरवाइज जितना मर्जी रट्टे मार लें, जितनी मर्जी वीडियोस देख लें, ये आपको समझ नहीं आएगी। तो 9.1 का कोई एक सवाल देखते हैं। ये पहला ही सवाल देखते हैं। अगर ये पहले सवाल में डायग्राम बनी हुई है, यहाँ पे नॉट ड्रॉन टू स्केल से मुराद है ये स्केल के मुताबिक नहीं है, ठीक है। तो इसमें सेंटीमीटर में मेजरमेंट दी हुई है, आपने जो x की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे कि एक सवाल मैं करता हूँ, इसका पार्ट टू है आपके पास, वो यहाँ पे देखें, ये एक डायग्राम ऐसे बनी हुई है। ये 6 है, ये 8 है, ये 90 डिग्री का एंगल, ये x है, ठीक है। ये 90 डिग्री का एंगल ऐसे मुराद है, ये हाइपोटेनियस है। ये सेंटीमीटर में क्वेश्चन में कहा हुआ है कि ये सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो आपने ये वाली अननोन साइड फाइंड करनी है, अननोन साइड फाइंड करनी है। तो ये बेस है, ये एल्टीट्यूड है, ये हाइपोटेनियस है। तो इसका नाम x रख लें, इसका नाम A रख लें, इसका नाम C रख लें, ठीक है। तो ये फार्मूला बनेगा A² प्लस x का स्क्वायर इज इक्वल टू C², क्योंकि ये C है, C को हम उस तरफ रखेंगे हाइपोटेनियस को। A की वैल्यू क्या है 6, A की वैल्यू क्या है 6 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, ये 8 है, 8 का स्क्वायर, 36 प्लस x² इज इक्वल टू 64। तो ये आप x² इधर ही रहने दें, 36 को उधर ले जाएं, यह आ जाएगा 64 माइनस 36। तो ये आपके पास आएगा x² इज इक्वल टू 64 में से 36 अगर माइनस करते हैं, 64 माइनस 36, ये आपके पास आता है 28, ये आपके पास आ रहा है 28। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप करेंगे कि हमने x² नहीं, x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो ये आपके पास 5.29 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो इस तरह आपने तीसरी साइड जो है वो फाइंड कर ली है। इस तरह आप तीसरी फाइंड भी बआसानी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको रिमूव कर लेते हैं, बाकी पार्ट भी इसी तरह के सेम इसी तरह के हैं। आगे क्वेश्चन भी जो आगे आ रहे हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, कुछ सेम इस तरह के क्वेश्चन है, इसी फार्मूले के ऊपर बेस करते हैं। तो एक आधा और क्वेश्चन करते हैं, इसका जो बोर्ड एग्जाम के हवाले से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, उसको अगर देखें तो हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन मुझे लग रहा है क्वेश्चन नंबर 8 वो ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, बुक अपने पास सामने रखें, पेज 155, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, एक राइट एंगल ट्राइंगल ABC विद हाइपोटेनियस C, हाइपोटेनियस C के ऊपर है, एंड साइड्स AB, उसकी साइड है, फाइंड अननोन लेंथ, अननोन जो लेंथ है वो फाइंड करनी है। जैसे कि इसका 6 पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 6, C इज इक्वल टू 10, 2 DM से मुराद है डेसीमीटर, B आपके पास है 5/√3 DM,
और ए आपने फाइंड करना है। ठीक है, अब इसको देखें तो ये आपके पास बेसिकली इसमें जो उन्होंने बता दिया है कि हाइपोटेनियस जो है वो सी के ऊपर है, हाइपोटेनियस सी के ऊपर है। अगेन इसमें ए फाइंड करना है, फार्मूला वही है ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब फार्मूला वही है, ए की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, उसको यहीं पे रखें। बी की वैल्यू हमें दी हुई है 5√3 का स्क्वायर, सी की वैल्यू भी दी हुई है 10√2 का स्क्वायर। ये तो इस सवाल में इंपॉर्टेंट ये है कि ये बेसिकली ये थोड़ा सर्च टाइप क्वेश्चन है, इनको सिंपलीफाई करने बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ। आ सकता है पेपर में, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, सिंपल वैल्यूज भी हो सकती हैं, ये भी हो सकती हैं। ये आएगा ए की 2, ये स्क्वायर 5 के ऊपर है, √3 दोनों के ऊपर है। 5 के ऊपर हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, इसका इसके साथ कट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 5 का स्क्वायर, इसका आ जाएगा 10 का स्क्वायर, 10 दो दफ़ा 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई इसका इससे कट जाएगा 2, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 75, 10 को 10 से 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 200। अब ए की वैल्यू फाइंड करनी है, ए इधर ही रहेगा, ए स्क्वायर 200 माइनस 75, ये आपके पास आएगा ए की 2 इज इक्वल टू 125। अब स्क्वायर रूट दोनों तरफ ले लें आपने, क्योंकि ए ये कट गया, ए की वैल्यू आएगी 5√5। अब ये कैसे आया है ये भी बता देता हूँ, 125 525 5 5 1 3 दफ़ा है, तो यहाँ पे आएगा 5 5 5, ये 2 दफ़ा 5 का स्क्वायर, ये कट के बाहर आ जाता है, और जिसका जो नहीं कटता वो अंदर ही रहता है, इसलिए 5√5 मैंने कर दिया है। उम्मीद है कि आपको ये वाला जो 9.1 का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है पाइथागोरस थ्योरम, इससे रिलेटेड आपको चीज़ें जो क्वेश्चन है वो समझ आ गई। एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवा दिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बाकी आपने खास तौर पे पेपर में ध्यान रखना है कि हाइपोटेनियस कहाँ पे दिया हुआ है, जो आपका हाइपोटेनियस होगा उसके मुताबिक आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है, हाइपोटेनियस को गौर से चेक करना है वो कहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है। तो उम्मीद है 9.1 भी आपकी क्लियर होगी। अच्छा, इसके बाद आप 9.2 को में देखते हैं। 9.2 में भी आपने एरिया फाइंड करना है ट्राइंगल का। ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन वो कोई भी ट्राइंगल हो सकती है, राइट एंगल ट्राइंगल भी हो सकती है, कोई भी ट्राइंगल हो सकती है। उसका अगर हम एरिया फाइंड करना चाह रहे हैं तो वो कैसे करेंगे, वो हम फाइंड करेंगे हीरो फार्मूला के ज़रिए। यानी पूरी राइट एंगल ट्राइंगल में हीरो फार्मूला इस्तेमाल हुआ है। हीरो फार्मूला क्या है वो देख लेते हैं। हीरो भी एक बंदे का नाम था, उसने अपने नाम के ऊपर एक फार्मूला बनाया था जिसको हीरो फार्मूला कहते हैं। हीरो फार्मूला एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। तो एरिया फाइंड करने का फार्मूला ये होगा एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ए बी सी वैल्यूज़ होंगी साइड्स की, वो आपको गिवन होंगी क्वेश्चन में, और वो गिनने के बाद एस के बाद फिर आप ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। जैसे क्वेश्चन में सॉल्व करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 ही देख लेते हैं इसका। एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। ए आपके पास 13, बी आपके पास 14 सेंटीमीटर, सी आपके पास 15 सेंटीमीटर। ए बी सी 3 साइड्स हैं, इन 3 साइड्स का आपने ट्राइंगल है, इसका आपने बाय यूजिंग हीरो फार्मूला, अगर क्वेश्चन में कहा जाए हीरो फार्मूला इस्तेमाल करना है तो हमने हीरो ही फार्मूला इस्तेमाल करना है, कोई और फार्मूला इस्तेमाल नहीं करना है। इसका एरिया फाइंड करना है तो एस आपके पास सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। यह आ जाएगा 13 जमा 14 जमा 15 डिवाइड बाई 2, हो जाएगा 27 और 15 42 डिवाइड बाई 1। ऐसा आपके पास क्या आ गया 21 सेंटीमीटर, ऐसा आ गया। अब कुछ क्वेश्चन आपको नीचे ऐसे भी मिलेंगे जिनमें एस दिया हुआ है, इनमें से कुछ चीज़ फाइंड करनी है, वो भी मैं आपको एक दफ़ा बता देता हूँ। पहले ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लें। एरिया फाइंड करने का फार्मूला है एस माइनस 21 माइनस ए, यानी कि ए आपके पास 13, 21 माइनस बी आपके पास है 14, 21 माइनस 15। ये आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें। कैलकुलेटर आपके पास ज़रूर होना चाहिए, 8वीं क्लास के स्टूडेंट आप कैलकुलेटर लाजमी हो, वरना आप बहुत बुरे तरीके से मार्क्स के वाले से के कम आएंगे।
21 ज़रब 21 माइनस 3, 21 माइनस 13, 13, 8 मल्टीप्लाई बाय 21 माइनस 14, 7 मल्टीप्लाई बाय 21 माइनस 15, 6। इन सब ने मल्टीप्लाई होना आपस में, ये आपके पास आएगा 21 ज़रब 56 ज़रब 6, 7056। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 84 आएगा। 84 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया बाय यूजिंग हीरो फार्मूला। ये चीज़ तो सिंपल है। इस तरह क्वेश्चन आपको एक पेपर में ज़रूर आएगा। अदरवाइज़ आपको सम टाइम कन्फ्यूज़ कर दिया जाता है कि यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया ए नहीं दिया गया होगा, बी आपसे कहेंगे 14 है, सी आपके पास 15 है और एस आपके पास 21 है। तो ए सबसे पहले फाइंड करना है, फार्मूला यही है। ए फाइंड करने का भी है, ए बी सी कोई भी चीज़ फाइंड करने का फार्मूला यही है, एस इज इक्वल टू ए बी सी डिवाइड बाई 2। फार्मूला यही है, जो भी फाइंड करना है उसको उधर रखें, बाकी सबको उठा के इधर ले आएं। एस की वैल्यू 21 है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है, प्लस बी की वैल्यू क्या है 14, सी की वैल्यू 15 डिवाइड बाई 2। इसको उठा के इससे मल्टीप्लाई करें 42 हो जाएगा। ए प्लस 14 और 15 कितना हो जाएगा 29, 29। तो 42 ए आ जाएगा इधर, 42 माइनस 29 यह आएगा आपके पास 42 माइनस 29। तो ए जो है आपके पास 14 आ गया। इस तरह आप ए फाइंड कर लें, बी फाइंड कर लें, सी फाइंड कर लें, जो भी फाइंड करना है इसको उधर ही रखें। 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई करें, बाकी इन दोनों को ऐड करके इधर ले आएँ, तो ये आपका फाइंड हो जाएगा। तो इस तरह आपका 9.2, 9.1, 9.2 आपके सिलेबस में शामिल है। इसका जो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग हीरो फार्मूला हमने एरिया भी फाइंड किया है, और कोई भी अगर साइड फाइंड करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। ये दो छोटे छोटे मेन कॉन्सेप्ट हैं। उम्मीद है 9.1, 9.2 या यूनिट 9 आपका अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अदरवाइज डिटेल वीडियो एक एक क्वेश्चन की मेरे चैनल के ऊपर क्लास 8 की मैथ की प्लेलिस्ट में मौजूद। अच्छा जी, अब बारी आती है यूनिट नंबर 12 की इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। इसकी दो एक्सरसाइज है 12.1, 12.2। सबसे पहले 12.1 को देखते हैं। 12.1 में आप बेसिकली देखेंगे कि एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपने तैयार करना है। इंफॉर्मेशन हैंडलिंग के बारे में क्लास 7 और क्लास 6 में काफ़ी हद तक जान चुके हैं, उसकी डिटेल में अभी इस वीडियो में मैं नहीं जाऊंगा। अदरवाइज़ जो बाकी मैंने वीडियो अपलोड की हुई है इस यूनिट की, उसमें काफ़ी डिटेल से मैंने डिफ़ाइन किया है। तो अभी क्योंकि एक शॉर्ट वीडियो के अंदर अंदर ही मैं इसको सबको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। तो हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, जिसमें आपको जितने भी इसके क्वेश्चन हैं 12.1 के, उसमें सब में आपको उन्होंने मुख्तलिफ किस्म का डाटा दिया हुआ है। ये आपको डाटा नज़र आ रहा है, ये डाटा दिया हुआ है। इस डाटे का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयार करना है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयार कैसे करते हैं वो मैं बता देता हूँ। ये मैंने एक एग्जांपल है उसका टेबल तैयार कुछ किया हुआ है ताकि टाइम जल्दी से हम काम करें अपना, और कुछ आपने इसका हिस्सा रिमेनिंग हम करेंगे। जैसे पेज नंबर 190 के ऊपर है, बुक आप ओपन कर लें। पेज 190 के ऊपर आप देखते हैं कि लिस्टेड बिलो आर द स्कोर ऑफ 50 स्टूडेंट इन 60 मार्क टेस्ट। एक 50 स्टूडेंट हैं, उनका एक 60 मार्क का टेस्ट लिया गया, उसमें से कितने नंबर उनके आए 50 स्टूडेंट के, वो नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है। मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल टेकिंग 6 क्लास ऑफ इक्वल साइज बाय टैली मार्क्स। बाय टैली मार्क्स इन्होंने कह दिया, अगर नहीं भी कहेंगे बाय टैली मार्क्स तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको टैली मार्क्स लगाना पड़ेंगे। तो टेकिंग 6 क्लास साइज इसमें आपने 6 रखना है। तो 6 क्लास साइज रखने का तरीकाकार ये होता है कि आपने इस डाटे की सबसे लोएस्ट वैल्यू लेनी है, सबसे लोएस्ट वैल्यू, और उसके बाद हाईएस्ट वैल्यू। लोएस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू का आपको पता होना चाहिए। तो इस डाटे में जो सबसे लोएस्ट है वो 25 है और सबसे जो हाईएस्ट है वो 54 है। अब ये क्यों ज़रूरी है, ये आपने इस नंबर्स में देखना है कि सबसे जो लोएस्ट और हाईएस्ट वैल्यूज़ कौन सी हैं। अब क्लास साइज कितना होना चाहिए, क्लास साइज कितना होना चाहिए, बड़ी वैल्यूज़ में से छोटी वैल्यू माइनस कर दें, 54 माइनस 25 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस। नंबर ऑफ क्लासेस उन्होंने कहा है 6। कई दफ़ा वो कहते हैं नंबर ऑफ क्लासेस कितनी होनी चाहिए और कई दफ़ा नहीं कहते। ठीक है, अगर वो कहते हैं तो फिर आपको 6 क्लासेस के लिए 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये आएगा
29 डिवाइडेड बाई 6, तो ये हमारे पास आ रहा है तकरीबन 5 आता है, तकरीबन 5 अप्रॉक्सीमेटली 6 5 30 होता है। हमने राउंड ऑफ बेसिकली करना है। तो 5 का अगर आप डिफरेंस रखेंगे, 5 का डिफरेंस क्लास इंटरवल में रखेंगे तो आपकी 6 क्लासेस बन जाएंगी। जैसे ये है 25 से 29, ये 4 का डिफरेंस नज़र आ रहा है, लेकिन बेसिकली ये 5 का डिफरेंस है। 25, 26, 27, 28, 29, ठीक है। 30 से 34, 35 से 39, 40 से 44, जहाँ पे ये नंबर एंड हो रहा है 39, अगला शुरू हो रहा है 40 से 44, 44 से ख़त्म हो रहा है 45 से 49 और 50 से 54, 1 2 3 4 5 6। तो पहली कंडीशन उनकी पूरी हो गई है कि 6 इक्वल क्लासेस होनी चाहिए, जो कि हमने बना दी हैं। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, टैली मार्क्स फ्रीक्वेंसी। अब टैली मार्क्स क्या होते हैं, अब आपने डाटे में से देखते हैं कि 25 में से 29 तक कितने नंबर हैं, तो इस डाटे में वो 6 नंबर हैं, तो फ्रीक्वेंसी बनेगी 6। तो टैली मार्क होगा 1 2 3 4, 5वीं ऐसे और छठी ये। नेक्स्ट 30 से 34 के दरमियान डाटे में 5 नंबर हैं, तो इधर आएगा 5। 5 इन्होंने गिन के किए हुए हैं, आपने में से ढूंढ के गिन के लगाने हैं कि 5 कौन से हैं। 30 से 34 जो नंबर 2 दफ़ा आया उसको हमने 2 दफ़ा गिनना है, तो ये आपका 5 है, 1 2 3 4 5। 35 से 39 13 नंबर है, 35 से 39 13 नंबर है, तो इधर लिखेंगे फ्रीक्वेंसी 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। नेक्स्ट है 40 से 44 तक, वो हैं जी 12 नंबर हैं इस डाटे में। कितने हैं, 12। इस डाटे में 12 है। जो नंबर एक दफ़ा गिना चाह चुका है वो दोबारा नहीं गिनेंगे आप। 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 45 से 49 कितने हैं, 5। कितने हैं, 5, 1 2 3 4 5। और 50 से 54 कितने हैं, वो हैं 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गए 9। ये आपका टैली मार्क भी लग गया, फ्रीक्वेंसी भी लग गई है। अब इसको ऐड करें, 6 और 5 11, 11 24 24 36 और 5 41 50। ये आपकी अगर 50 आ रही है फ्रीक्वेंसी, तो ये आपका यहाँ तक ठीक है, क्योंकि आपने क्योंकि 50 स्टूडेंट थे तो फ्रीक्वेंसी भी आपकी 50 आनी चाहिए। 50 से कम या ज़्यादा आ रही है, इससे मुराद है काउंटिंग में कहीं आप कोई ना कोई गलती की है। तो ये आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयार हो गया है, जो 12.1 में आपने करना है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में क्लास इंटरवल, टैली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी होती है। अब हमने क्या करना है, अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट हमारा वो है हिस्टोग्राम का। हिस्टोग्राम कैसे ड्रा करते हैं, हिस्टोग्राम के लिए एक बात याद रखें, हमेशा कान खोल के सुन लें, ये बच्चे बहुत सारे इसमें गलती करते हैं। हिस्टोग्राम के लिए आपके पास क्लास बाउंड्री का होना ज़रूरी है। जब तक आपके पास क्लास बाउंड्री नहीं है आप हिस्टोग्राम नहीं ड्रा कर सकते। और क्लास बाउंड्री बेसिकली होती भी हिस्टोग्राम के लिए। तो क्लास बाउंड्री कैसे ड्रा करते हैं ये इस क्वेश्चन में नहीं कहा हुआ, इस एग्जाम्पल में उन्होंने नहीं कहा कि हमने हिस्टोग्राम बनाना है या क्लास बाउंड्री बनानी है। मैं खुद से आपको 12.1 का एक कॉन्सेप्ट है वो सिखा रहा हूँ कि इसमें क्लास बाउंड्री भी बनाना पड़ेगी, हिस्टोग्राम अगर कहते हैं। तो क्लास बाउंड्री बहुत आसान है, ये क्लास इंटरवल, इसमें 0.5 माइनस कर दें, इसमें 0.5 ऐड कर दें, ये हो जाएगा 24.5 और ये हो जाएगा 29.5। ये याद रखें, ये माइनस का साइन नहीं लगा हुआ बल्कि ये स्लैश है। तो इसमें 0.5 ऐड माइनस किया, इसमें ऐड किया, इसी तरह करते जाएं। यहाँ पे आएगा 29.5 और यहाँ पे आएगा 34.5, यहाँ पे आएगा 34.5, यहाँ पे आएगा 39.5, यहाँ पे आएगा 39.5, यहाँ पे आएगा 44.5, 44.5, यहाँ पे आएगा 49.5, यहाँ पे 49.5, यहाँ पे आएगा 50.4। ये आपकी क्लास बाउंड्री बन गई है। इसमें 0.5 माइनस कर दें, इसमें 0.5 ऐड कर दें। क्यों किया है, ये हिस्टोग्राम के लिए करना पड़ता है। तो देखें यहाँ पे जिस नंबर जिससे एंड हो रहा है अगले से शुरू हो रहा है, यहाँ पे देखें जिस नंबर से एंड हो रहा है अगला उसी नंबर से शुरू हो रहा है। ये तरतीब चल रही है, ये थोड़ी बड़ी क्लासेस में जाके आपको समझ आएगा ये हम क्यों करते हैं। क्लास बाउंड्री बन गई, ये हिस्टोग्राम के लिए मैंने डाटा आपके सामने लिखा हुआ है। तो आपने ये जो वैल्यूज़ हैं ये आपने यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। यहाँ पे यहाँ से शुरू करें, ये आपका आएगा 24.5, फिर आएगा 29.5,
29.5। नेक्स्ट आएगा 34.5। नेक्स्ट आएगा 39.5। नेक्स्ट है 44.5। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है 49.5। नेक्स्ट है 50.4। उम्मीद आपको ये चीज़ नज़र आ रही होगी। अब आपके पास फ्रीक्वेंसी है, इस तरह फ्रीक्वेंसी आएगी। ये आपके पास बेसिकली है मार्क्स टेस्ट, यहाँ पे बेशक लिख लें टेस्ट के मार्क्स हैं। यहाँ पे आपके पास फ्रीक्वेंसी आएगी। फ्रीक्वेंसी को कैसे हम करेंगे ये भी मैं बता देता हूँ। फ्रीक्वेंसी में ये वाले नंबर नहीं लिख रहे, बल्कि इसको एक तरतीब से लिख रहे हैं ताकि ये नंबर भी इसके अंदर आ जाए। तो बड़ा नंबर क्या है 13 और छोटा नंबर क्या है 5। तो आप 5 से शुरू करें और 5 से शुरू करें और नहीं, हम इस तरह करते हैं, इसको 3 से शुरू करते हैं। 3 और 3 6 9 12 15। ठीक है, ये नंबर आ गए, सारे इसमें नंबर आ जाएंगे। तरतीब रखनी है, 18 तक कर लें। अब देखिए 24.5 से 29.5 कितना बनता है, ये फ्रीक्वेंसी कितनी है 6। तो ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाएगा। ठीक हो गया। 29.5 से 34.5 कितना है 5। तो 5 आपका यहाँ पे करके आएगा कहीं, ये आपका इसका यहाँ तक आ गया। नेक्स्ट है 34 से 39, ये 13 आपका कहाँ पे आएगा, ये 12 के बाद। तो इसको ये यहाँ पे आ गया। अब 39 से 44.5 12 कहाँ पे आता है, ये यहाँ पे आता है। तो ये थोड़ा इसका ये आ गया। उसके बाद 44.5 से 49.5 है, तो ये आपका अगेन यहाँ पे करके आएगा। फिर आपका लास्ट वैल्यू जो है 9 है। 9 आपका ये है, ये आपका ये आपकी वैल्यू जो है उसके सामने फ्रीक्वेंसी के मुताबिक मैंने ड्रा कर दी है। तो ये आपका हिस्टोग्राम भी ड्रा हो गया है। हिस्टोग्राम ऐसे ड्रा करते हैं, इसमें गैप नहीं होना चाहिए। एक बात याद रखिए, जैसे हिस्टोग्राम में गैप आएगा, ये बार ग्राफ की तरह का होता है, लेकिन उसमें बार ग्राफ में गैप होता है, लेकिन यहाँ पे गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर गैप आ जाएगा तो हिस्टोग्राम आपका गलत हो जाएगा, गैप नहीं उसके अंदर आना चाहिए। कि आपका हिस्टोग्राम भी कंस्ट्रक्ट हो गया क्लास बाउंड्री और फ्रीक्वेंसी के साथ। तो इस तरह आपकी 12.1 का जो हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, टेलीमार्क्स, ये सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो के इस हिस्से में क्लियर कर दी। उम्मीद आपको समझ आई। अच्छा जी, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक यानी 12.2 की तरफ चलते हैं। 12.2 में बेसिक जो कॉन्सेप्ट 3 चीज़ें आपने सीखनी है वो है मीन, मोड, मीडियन। ठीक है, मीन कैसे निकालते हैं, मोड कैसे निकालते हैं और मीडियन कैसे निकालते हैं। ये होता है फॉर ग्रुप डाटा, यानी आपके पास ग्रुप डाटा भी होता है और अनग्रुप डाटा भी होता है, ग्रुप या अनग्रुप डाटा। ठीक है, सबसे पहले हम अनग्रुप डाटा की बात करते हैं। अनग्रुप डाटा में आपने मीन, मोड, मीडियन कैसे निकालना है, ये बेसिकली डाटा अनग्रुप है। अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा भी क्लास 6 से अब सीख रहे हैं, इसमें ज़्यादा बात नहीं करूँगा। अभी हम अनग्रुप डाटा का मीन, मोड, मीडियन निकालेंगे। ठीक है, ये भी पेपर में एक क्वेश्चन लाजमी आता है, MCQs में काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें मीन निकालने का तरीकाकार क्या है, बेसिकली मीन एवरेज है। आपने एवरेज इन नंबर की निकालनी है। तो मीन को बेसिकली यहाँ पे निकालने का फार्मूला है मीन। तो इसका फार्मूला है सम ऑफ ऑल नंबर्स प्लस करके डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स, यानी सब नंबर्स को जमा करें और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। सब नंबर को जमा करते हैं, ये है 10 + 8 + 6 + 0 + 8 + 3 + 2 + 5 + 8 + 4। ये कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर है टोटल। ज़ीरो भी गिनना है। 18 24 32 35 39 44 और 8 52 + 50। दोबारा देखते हैं, 18 6 24 24 और 8 32 35 37 42 और 12 42 + 54 कितना आएगा 54 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे
तो 5.4 इसका मीन आ जाएगा। ये मीन निकालने का तरीका है। जितने भी नंबर दिए हुए हैं सब नंबर को जमा करें और डिवाइड कर दें, जितने टोटल नंबर हैं तो ये आपका मीन आ जाएगा। ठीक है, ये मीन हो गया। मोड सबसे ज़्यादा आसान है। मोड क्या होता है? जो डाटे में नंबर सबसे ज़्यादा दफ़ा आया वो उसका मोड है। डाटे में नंबर सबसे ज़्यादा दफ़ा कौन सा आया है? 10, 8, 6, 0, 8, 3, 2, 5, 8। इधर भी 8 है, इधर भी 8 है, इधर भी 8 है। 8 कितनी दफ़ा है? 3 दफ़ा। और बाकी कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा। तो इसमें जो नंबर सबसे ज़्यादा दफ़ा आएगा वही इस डाटे का मोड होगा। तो इस डाटे का जो मोड बनेगा वो आपके पास 8 बनेगा। ठीक है, हो सकता है कोई और नंबर भी ज़्यादा दफ़ा आया हो वो भी मोड में शामिल हो जाएगा। एक और नंबर अगर 3 दफ़ा है तो वही मोड होगा। और हो सकता है कोई भी नंबर मोड ना हो, यानी कोई भी नंबर रिपीट ना हो और सारे नंबर एक एक दफ़े हैं तो उस डाटे का कोई मोड नहीं होगा। अब बारी आती है मीडियन की। मीडियन क्या होता है? मीडियन के लिए आपने इस डाटे को अरेंज करना है। 0, 2, 3, 0, 2, 3, उसके बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, फिर उसके बाद 8, 8, 8, उसके बाद फिर 10। कितना आ गया? 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 नंबर आपके पूरे हो गए। यही नंबर इनको तरतीब में लिखना है। मीडियन के लिए आपने डाटे को तरतीब में लिखना ज़रूरी है, अरेंज करना ज़रूरी है। इसको मैंने आपके सामने अरेंज कर दिया है। ठीक है, अरेंज हो गया। अब आपने क्या करना है? मिडिल वैल्यू निकालनी है। 2 इधर से निकाल दें, 2 इधर से निकाल दें, 2 इधर से निकाल दें, 2 इधर से निकाल दें। ये वाले 2 नंबर बचे हैं। अब इसका भी एक ट्रिक है या एक लॉ है कि मीडियन निकालने के लिए अगर नंबर गिनने में इवन नंबर हो तो वो दरमियान में 2 नंबर बचेंगे। अगर ये नंबर काउंटिंग में ऑड नंबर हो तो दरमियान में 1 नंबर बचेगा। अगर गिनने में यानी यहाँ पे 1 नंबर हटा दें तो 9 नंबर है, 9 नंबर है तो दरमियान में 1 नंबर बचेगा, तो वही उस डाटे का मीडियन होगा। लेकिन अगर नंबर्स की तादाद इवन है, गिनने में इवन है, तो दरमियान में 2 नंबर बचेंगे। उन 2 नंबर को ऐड करें, 5 + 6 डिवाइडेड बाई 2, तो 11 डिवाइडेड बाई 2, ये आपके पास 5.5 आपका मीडियन आ जाएगा। 5.5 मीडियन आ जाएगा। तो इस तरह आपने मीन, मोड, मीडियन अभी सीखा है। किस डाटे का? ग्रुप डाटे का मीन, मोड, मीडियन। उम्मीद है आपको। अच्छा जी, अब हम आते हैं मीन, मोड, मीडियन फॉर अनग्रुप डाटा। अनग्रुप का हो गया। अब बारी आती है ग्रुप डाटे की। ग्रुप डाटे में मैंने एक क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, क्लास इंटरवल आपके पास ये दिया हुआ है 0 to 39, 42, 79, 82, 119, 122, 159, 162, 199। ये आपका बेसिकली क्वेश्चन है। 17 फ्रीक्वेंसी है, 41, उसके बाद 80, 99 और 4। ये आपका बेसिकली क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का अगर मीन निकालना हो, क्या निकालना हो? मीन अगर निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे? इसका मीन निकालने के लिए इसका क्लास मार्क निकालना ज़रूरी है। क्लास मार्क क्या होता है? अब क्लास मार्क बेसिकली होता है इन 2 नंबर्स को ऐड करें, इन 2 नंबर्स को ऐड करें और 2 पे डिवाइड कर दें। इन 2 नंबर्स को ऐड करें, 2 पे डिवाइड कर दें। इन 2 नंबर्स को ऐड करें, 2 पे डिवाइड कर दें। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है इधर एग्जैक्ट, मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए ये चीज़ कर रहा हूँ। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 39 ही आएगा, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 19.5। यहाँ पे आएगा 40 + 79 डिवाइडेड बाय 2, 59.5। यहाँ पे आएगा 80 + 119 डिवाइडेड बाय 2, 99.5। यहाँ पे आएगा 120 + 159 डिवाइडेड बाय 2, 139.5। यहाँ पे आएगा 160 + 199 डिवाइडेड बाय 2, 179.5। ये बेसिकली आपका
क्लास मार्क आ गया। क्या आ गया? क्लास मार्क आ गया। ये क्लास मार्क निकालना भी पेपर में एमसीक्यूज में भी आ सकता है, वैसे भी आता है। क्लास मार्क आ गया, क्लास मार्क या इसको मिड पॉइंट भी कहते हैं। तो अब ये एक्स, इसको एक्स कहते हैं, स्मॉल एक्स इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करा दें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें। आप कैसे कराएंगे? 19.5 मल्टीप्लाई बाय 17, यह आएगा 331.5, यह आएगा 59.5 मल्टीप्लाई बाय 41, यह आएगा 2439.5, यह आएगा 99.5 मल्टीप्लाई बाय 80, यह आएगा 7920 पॉइंट, इसमें नहीं है पॉइंट। नेक्स्ट है 139 मल्टीप्लाई बाय 99, तो यह आएगा 13810.5। इसको करेंगे 179.5 मल्टीप्लाई बाय 4, यह आएगा 718। अब इनको पकड़ के आप ऐड कर दें, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 331.5 प्लस 2439.5 प्लस 7920 प्लस 13810.5 प्लस 718, यह आ गया आपके पास 25219.5, ये आपके पास आ गया। अब आप फ्रीक्वेंसी को भी ऐड करें, इसको भी ऐड करें, फ्रीक्वेंसी को 1741 80 99 और 241, फ्रीक्वेंसी आपके पास कितनी आई है? 241। अब इसका मीन निकालने का फार्मूला है मीन फॉर अनग्रुप डाटा, समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ। समीशन एफ एक्स ये आया है 25219.5 डिवाइडेड बाय 241। इसको डिवाइड करते हैं 25219.5 डिवाइडेड बाय 241, तो यह है 104.64। ये आपका इस तरह मीन आया। ये मीन निकालने का तरीका फॉर ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा का मीन आपने इस तरह निकालना है। उसके लिए क्लास मार्क निकालना ज़रूरी है, फिर क्लास मार्क निकालने के बाद उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके इसको ऐड करेंगे, फिर फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देंगे, तो आपका जो क्लास मार्क है वो आ जाएगा। तो मोड, मीन, मीडियन अभी आपके इस वक्त सिलेबस में शामिल नहीं है, ठीक है, ये आपने अभी सॉल्व नहीं करना। बाकी आप जो अगर स्टूडेंट पीटीपी के बाकी गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को, तो उनके सिलेबस में ये शामिल होगा। उसके ऊपर मैंने अलहदा से वीडियो बनाई हुई है, उस वीडियो को आप वहाँ से भी देख सकते हैं, क्योंकि इस यूनिट की डिटेल वीडियो मेरे चैनल क्लास 8 की मैथ की प्ले लिस्ट में वहाँ पे मौजूद है। तो आज तक इतना ही। मैंने इसमें यूनिट 7, यूनिट 9 और यूनिट 12 3 यूनिट आज की वीडियो में कवर किए हैं। उम्मीद है ये यूनिट आपको अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। बाकी यूनिट्स भी साथ साथ कवर करूँगा। इसके अलावा बाकी यूनिट्स जो ऑलरेडी जिनमें ऊपर वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, वहाँ से उनकी हेल्प ले सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अपना फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। दिस इज़ मासूम मुबशर साइनिंग ऑफ।